कि हमारी बात खत्म हुई थी प्रायोरिटी स्केजुलिंग विद राउंड रॉबिन के साथ। ठीक है, तो अब मेन जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं जो हमने करने हैं वो हमारे हो गए खत्म। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एल्गोरिदम है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है उसमें क्या मैम हम। हाँ जी। मैम एक दफा नेम बता दे सारे एल्गोरिदम्स के जो आज किए हैं। जो आज किए हैं कि जो हमने किए हैं। जो आज किए हैं। आज हमने तीन किए हैं, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी स्केजुलिंग एंड प्रायोरिटी स्केजुलिंग विद राउंड रॉबिन। ओके मैम। ठीक है, अब हम आगे एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है मल्टी लेवल क्यू। अब मल्टी लेवल क्यू कॉन्सेप्ट में क्या है, हमारे पास जो स्कीम है हमारे पास वो ऐसे है कि इसमें क्या करते हैं, प्रायोरिटी की बेस के ऊपर डिफरेंट हम क्यूज बना लेते हैं। ठीक है, हर जो हमारे पास लेवल है उसके हिसाब से हम डिफरेंट क्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल किसी जगह पे जाएं तो हम कहते हैं एक बॉयज की लाइन होगी एक गर्ल्स की लाइन होगी। ठीक है, तो हम मल्टी लेवल जो है वो क्यूज बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जी जो लेडीज हैं, जिस तरह अक्सर बैंक्स वगैरह में इस तरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लेडीज हैं वो पहले जो है वो अपना काम करा के आ सकती हैं। तो मल्टी लेवल क्यू में भी अब ऐसे ही होता है, हमारे पास डिफरेंट प्रायोरिटीज की बेस के ऊपर या डिफरेंट जो है स्कीम की बेस के ऊपर जो है वो हम क्यूज बनाते हैं, और उन क्यू में के अंदर आपकी रेडी क्यू जैसे है मल्टीपल रेडी क्यूज होंगी, और वो आपके अंदर डेटा जो है ना प्रोसेसेस उनमें स्टोर होते जाते हैं। और उसमें क्या होता है, स्केजुलर, जब मल्टी लेवल क्यूज की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें स्केजुलर का एक एक्स्ट्रा काम जो बढ़ जाता है वो ये होता है कि ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्रोसेस हमारा पहले, और कौन सी क्यू में से कौन सा प्रोसेस हमारा जो सा है वो पहले जाएगा सीपीयू में। ये हम बात कर रहे हैं तब जब हमारे पास एक सीपीयू होता है या फिर एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हो जाते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि दो तरीके हैं। जहाँ तो एक ही क्यू में से सारे प्रोसेसर अपना प्रोसेसेस को जो है ना वो कॉल करते हैं। एक हमारे पास रेडी क्यू है और हमारे पास तीन, लेट सपोज या चार कहते हैं, चार प्रोसेसर हैं, तो चार वो जो है ना प्रोसेसर उस एक रेडी क्यू में से जो है बार बार प्रोसेसर को कॉल कर रहे हैं। तो और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर हमारे पास हर प्रोसेसर की अपनी मेमोरी और अपनी क्यू है। हर क्यू के अंदर जो होता है वो रेडी क्यू के अंदर आपके प्रोसेसर जाके सेव होते हैं, और हर प्रोसेसर हर प्रोसेसिंग को अलग अलग प्रोसेस करता है। यहाँ से हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग का काम जो है वो हो रहा है कि एट ए टाइम दो जो प्रोसेसर हैं वो सेम टाइम पे जो है वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एक ही प्रोसेस जो है वो डिवाइड होके दो प्रोसेसेस के अंदर दो कोर्स उनको पैरेलल उस एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि एट द एंड उसकी जो प्रोसेस अगर बहुत लंबा है तो उसकी कंप्लीशन जो होती है वो कम टाइम में इकट्ठे हो जाए। ठीक है, अब अगर हम सिंपल मल्टी क्यू की बात करें तो आपके पास यही है कि आपके पास नंबर ऑफ क्यूज होती हैं जो डिफरेंट क्यूज होती है, वो डिफरेंट उसके अंदर प्रोसेस आने के भी डिफरेंट एल्गोरिदम है, या जो डिफरेंट क्यू है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स को जो है वो फॉलो करती है। आपका जो स्केजुलर है वो डिटरमाइन करता है किस क्यू में से डेटा या किस क्यू में से प्रोसेस जो होता है वो सबसे पहले हमारा रेडी क्यू में से प्रोसेसिंग में जाएगा। आगे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है हमारे पास मल्टी क्यूज की। आपकी जो है क्यूज वो डिफरेंट प्रायोरिटीज पे हम सेट करते हैं। मैंने आपको जब हम प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज की बात कर रहे थे, सॉरी, हम जब प्रोसेसेस की बात कर रहे थे कि डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं, फ्रंट एंड प्रोसेसेस, बैक एंड प्रोसेसेस, मतलब फोरग्राउंड प्रोसेसेस, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, एम्प्टी प्रोसेस होते हैं, इंटरेक्टिव प्रोसेस होते हैं हमारे पास। हमने प्रोसेसेस वाले इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में हमने बात की थी। तो हर प्रोसेस की कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। ठीक है, यहाँ सीपीयू में कौन सा प्रोसेस कौन सा है वो पहले आएगा, या पहले जो है ना किसको सीपीयू में आने की प्रायोरिटी मिलती है, और उसी हिसाब से आपकी क्यूज बनती हैं। जैसे अगर हम इधर देखें तो आपकी पहली प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट किसको का, रियल टाइम प्रोसेसेस को। अब रियल टाइम प्रोसेसेस क्या होते हैं, जब आपने अपना जीपीएस ओपन किया होता है, आपने अपने मैप्स में अपनी लोकेशन ओपन की होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपकी रियल टाइम एक प्रोसेसिंग हो रही है। अब जैसे जैसे मूव कर रहे हो आपका जो जीपीएस है मोबाइल का वो आपको जो है विद वेरी शॉर्ट इंटरवल जो है ना रिफ्रेश होकर आपको बता रहा है अब आपकी मूवमेंट इधर है, आपकी इधर है, आप आगे जा रहे हो। ठीक है,
तो जब अगर आपके पास कोई रियल टाइम प्रोसेस आ रहा है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो आपकी क्यू बनती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको रियल टाइम प्रोसेसेस को मिलती है। उसके बाद आपके कुछ सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपकी सिस्टम की कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे गूगल प्ले सर्विस हो गई हमारी मोबाइल के अंदर, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं सिस्टम की। कर्नल हो गया हमारा, जो रन करना सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी होता है और हर वक्त उसने रन हो रहा होता है। और सिस्टम के प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उनकी प्रायोरिटी आती है। पीछे हमारे कुछ इंटरेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, फिर हमारे बैच प्रोसेसेस होते हैं। तो विद जो है ना लेवल, डिफरेंट लेवल्स, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफरेंट जो होती हैं वो क्यूज में डेटा स्टोर होता जाता है। अब उसी मल्टी लेवल क्यू को जो है ना से उसे एक एल्गोरिदम बना जिसका नाम है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अब मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर क्या होता है, ये एग्जांपल अगर हम सिंपल देखें, हमारे पास डिफरेंट क्यूज बनी हुई है। जैसे हमने पीछे एजिंग की बात की थी ना, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपकी प्रायोरिटी इंक्रीज होती जाती है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है वो एजिंग को यूज करता है, एजिंग को यूज नहीं करता। मल्टी लेवल फीडबैक में हम जो सा है ना, एजिंग जो है ना वो हमारे पास जो है हमें नजर आती है। दैट मीन्स कि हमारे पास तीन क्यूज अब इधर बनी हुई है, Q1, Q2 एंड Q3 के नाम से हम अगर उन्हें देखें। Q1 जो सी है, जब वो उसके अंदर हमारा डेटा आता है, लेवल है ना डिफरेंट। Q1 के अंदर हमारा अगर कोई प्रोसेस आया, राउंड रॉबिन उन्होंने कहा जी, हम उसके ऊपर लेट सपोज, या आपका एल्गोरिदम जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आप तब जो है सिलेक्ट करते हो कि हमारी Q1 पे, Q2 पे, Q3 पे कौन कौन सा एल्गोरिदम लगेगा, ठीक है। इधर उन्होंने बात की है कि Q1 पे जो सा है हमारा, हमने राउंड रॉबिन को क्वांटम टाइम 8 मिली सेकेंड के साथ सेट कर दिया। Q1 पे हमने राउंड रॉबिन ही हम दोबारा से यूज करें विद क्वांटम टाइम 15 मिली सेकेंड। और Q2 के ऊपर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को यूज करें। अब इधर कोई प्रोसेस का करने का मकसद क्या है, ये प्रोसेसेस कैसे जो हैं वो चलते हैं। एक प्रोसेस आया आपके पास P3, हम कहते हैं P3 प्रोसेस का नाम है और उसका क्वांटम टाइम है 3 मिली सेकेंड, ठीक है। वो Q1 से गुजरा, सीपीयू में गया। जब वो सीपीयू में गया तो क्या हुआ, पहले ही क्वांटम टाइम हमारे पास 8 है और हमारा जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है। वो अपने 3 मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग करके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोसेस है, उसकी प्रोसेसिंग जो हमारे पास बर्स्ट टाइम है वो 30 मिली सेकेंड है, तो क्या होगा, पहले वो Q नॉट में गया। Q नॉट में क्या हुआ, हमारे पास 8 मिली सेकेंड का हमारे पास टाइम था, क्वांटम टाइम। तो 8 मिली सेकेंड उसने प्रोसेसिंग की, लेकिन अभी भी उसकी जो है वो 22 मिली सेकेंड प्रोसेसिंग पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, वो Q2 में चला जाएगा। Q2 में जाके जब वो वेट करेगा और वहां से जब वो प्रोसेसर में दोबारा जाएगा, तो उसको 16 मिली सेकेंड जो है वो एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं, कि अब उसको 8 मिली सेकेंड दोबारा सीपीयू में नहीं जाना पड़ेगा। वो 16 मिली सेकेंड जो है सीपीयू में एट अ टाइम जो है वो जा सकता है। फिर वो 22 में से अपना 6 मिली सेकेंड का, जो 16 मिली सेकेंड का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, लेकिन अभी भी उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई। फिर क्या होगा, फिर वो Q2 जो हमारे पास है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को जो है फॉलो कर रही है, तो वो Q3 में चला जाएगा। Q3 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। दैट मीन्स कि अब उसका जितना भी बाकी टाइम बचा है, जब वो Q3 में जाएगा, उसके बाद जब वो उसकी प्रोसेसिंग में जाएगा, तो क्या होगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको हम एजिंग कहते हैं, कि पहले उसको 8 मिली सेकेंड का टाइम मिला, उसके बाद उसका टाइम बच गया था 8 मिली सेकेंड से, उसने अपग्रेड कर दिया 16 मिली सेकेंड का जो था वो प्रोसेसिंग उसने कर ली। फिर उसके बाद 16 मिली सेकेंड के बाद भी उसका कुछ टाइम रह गया था, तो उसके बाद उसने क्या किया, कि जरूरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जिसमें आपको बताया है जी हमारे पास तीन क्यूज है। आपने तीसरी क्यू में क्या हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, उसमें जितना उसका टाइम बाकी बच गया, 10 मिली सेकेंड, 15, 20, 30, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जाके अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लेगा। अब मल्टी क्यूज और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में कोई क्वेश्चन आपका हो तो मैं सपोज, कोई क्वेश्चन है। मैम मल्टी लेवल का एक बार दोबारा बता दें। ओके, मल्टी लेवल में पता क्या होता है, मल्टी लेवल में हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक के मल्टी लेवल क्यू, फीडबैक का बताना है, मल्टी लेवल का, मल्टी मैम लेवल क्यूज का बताना। फीडबैक का। ओके,
मल्टी लेवल फीडबैक में बेटा हमारे पास यही होता है कि हमारे पास डिफरेंट लेवल होते हैं क्यूज के। पहला हमारी क्यू एक बनी, उसके अंदर हमारा एक प्रोसेस आया, मैंने आपको कहा इमेजिन करें उसका क्वांटम टाइम, उसका सॉरी बर्स्ट टाइम हमारे पास 30 मिली सेकेंड था। जब वो हमारी पहली क्यू में गया, पहली क्यू की प्रायोरिटी हमारी जोन सा है ना वो, ठीक है, सबसे पहले आपने फर्स्ट क्यू के अंदर जाना है। फर्स्ट क्यू के अंदर आप गए, आपका जो बर्स्ट टाइम है, अब एक नॉर्मल अगर हम इमेजिन करें 8 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड है और 8 मिली सेकेंड का हमारा क्वांटम है, तो राउंड रॉबिन में अगर हम करें तो वो कम से कम उसको 3-4 दफा बार बार उसकी स्विचिंग होती, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, 8 मिली सेकेंड का को हमने जो सा वो फर्स्ट टाइम प्रोसेस जो सा है वो सीपीयू में गया, 8 मिली सेकेंड उसने अपना प्रोसेसिंग की, बाकी 22 मिली सेकेंड उसकी जो सी है वो रह गई। तो वो एक क्यू से दूसरी क्यू में उसको शिफ्ट कर दिया, वापस उसी क्यू रेडी क्यू में नहीं गया। सेकंड लेवल ऑफ जो है उसकी प्रायोरिटी, फॉर एग्जांपल अगर पहले प्रायोरिटी ये थी कि ये जो प्रोसेस है सिर्फ 8 मिली सेकेंड ही सीपीयू में रह सकता है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हुई कि अब ये प्रोसेस एक दफा 8 मिली सेकेंड में रहा, अब ये 16 मिली सेकेंड वाले क्यू में जा सकता है। तो आप 16 मिली सेकेंड वाली क्यू में चले गए, उधर गए, आपका जो बर्स्ट टाइम बाकी रिमेनिंग था वो 22 मिली सेकेंड था। उसमें से उसने सेकंड क्यू में जाके जब प्रोसेसिंग की, सेकंड क्यू से सीपीयू में जाके 22 में से 16 उसने प्रोसेसिंग कर दी। बाकी उसके पास कितने मिली सेकेंड बच गया, 6 मिली सेकेंड उसके पास बच गया। जब सेकंड क्यू से भी वो उसने पास कर दिया, तो उसके बाद वो सेकंड क्यू से मूव करके थर्ड क्यू में चला जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड क्यू का एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है उसके मुताबिक आपका जो प्रोसेस जब आपका सीपीयू में जाएगा तो उसका जितना भी टाइम उसका बाकी रिमेनिंग रह गया है या जितना भी उसका टाइम होता है वो अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करके टर्मिनेट होता है, राइट। यस मैम। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो उसके रिमेनिंग 6 मिली सेकेंड बच गए हैं वो उधर से अपना कंप्लीट करके चला जाएगा। समझ आइए, पहले 8 मिली सेकेंड क्वांटम टाइम था, फिर उसने क्यू को मूव अप किया, दूसरी क्यू में गया, सेकंड लेवल में गया, वहां पे उसको जो सा प्रायोरिटी ज्यादा मिली, 16 मिली सेकेंड जो है वो उसने प्रोसेसिंग की, और थर्ड वन में आके उसने जितना भी उसका बाकी टाइम बच गया था उसने उतनी प्रोसेसिंग कर ली। ठीक है, समझ आइए। अब ये जो हमारे पास है थ्रेड स्केड्यूलिंग, ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने थ्रेड्स वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा। अब हमारे पास है नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसर स्केड्यूलिंग। यही जो बात आगे मैं कर रही थी कि हमारे पास जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, अभी तो क्योंकि हम सिर्फ एक प्रोसेसर की स्केड्यूलिंग जो है वो देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि मल्टीपल प्रोसेसर्स के अंदर, ये थ्योरी बेस्ड है हमारा आगे से अब जो है ना थोड़ा सा, कि वो हमारी मल्टीपल प्रोसेसर्स में हम प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास प्रोसेसर ज्यादा आ जाते हैं, लेट सपोज प्रोसेसर ज्यादा है, रेडी क्यू हमारे पास एक है, आपकी जो स्केड्यूलिंग है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और मल्टीपल प्रोसेसर्स के साथ हमारे पास मल्टीपल रेडी क्यूज हैं, और अक्सर ऐसे होगा कि आपका एक प्रोसेस दो रेडी क्यूज में होगा, ठीक है, हाफ ऑफ उसका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो उसको डिवाइड कर दिया है, तो बाद में उनको कंबाइन करना, उनके सिंक्रोनाइजेशन करना, सारे प्रोसेसेस को इकट्ठे लेके चलना, उससे क्या हो जाता है कि कम्प्लेक्सिटी आपकी जो सी है ना आर्किटेक्चर में वो ज्यादा आ जाती है। ठीक है, आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर भी हो सकते हैं, मल्टी थ्रेडेड कोर्स प्रोसेसर भी हो सकते हैं, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म जो है मल्टीपल आर्किटेक्चर भी आपके पास हो सकता है। हेट्रोजीनियस मल्टीपल प्रोसेसिंग के क्या होता है, कभी कभार कोर्स आपकी सेम होती हैं, आपकी हर कोर का जो कोर है वो सेम रैम को यूज कर रही है या हर कोर की रैम डिफरेंट है। अब हमारे पास क्या होता है, जब यूनिफॉर्म हमारे पास रैम मेमोरी एक्सेस आती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हर जो कोर है वो सेम टाइम के ऊपर अपनी मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर सकती है, ठीक है, सबका मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो सेम होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जो मेमोरीज हैं, कुछ कोर जो से हैं, उनका प्रोसेसिंग टाइम सॉरी एक्सेस टाइम किसी भी मेमोरी को का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। तो इसी तरह डिफरेंट आर्किटेक्चर जो होते हैं उसके ऊपर हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी, उसको क्या कहते हैं, इफेक्ट करती है, हमारा स्केड्यूलर भी जो सा है ना वो इस पे इससे इफेक्ट होता है, ठीक है।
क्योंकि जिसे हमने आगे बात की थी, जब हम बात करते हैं कि हमारा अराइवल टाइम और जो हमारा सीपीयू का काउंटर है वो इकट्ठे चलता है, ठीक है, उधर से प्रोसेस आ रहा है और उधर से प्रोसेस हमारा जा रहा है। अब सीपीयू को अगर टाइम लग रहा है हमारी मेमोरी को एक्सेस करने में, तो क्या होगा, जब मेमोरी के अंदर आपकी रेडी क्यू होती है, रेडी क्यू होगी, आपकी रेडी क्यू के अंदर से आपके प्रोसेस आने हैं, तो उतना क्या होता है, डिले भी आपका आ जाता है, ठीक है, लेटेंसी भी आपकी उसी तरह ही आ जाती है। अब हमारे पास है सिमेट्रिकल मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। एक हमारे पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग थी और एक हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग थी। क्या थी, सिमेट्रिक में क्या होता है, मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, हर प्रोसेस जो है अपना अपना टास्क या अपना अपना स्पेसिफिक टास्क है उसको साइन होते हैं, वो टास्क परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस को, हर कोर को जो है वो, अभी अब नीचे आप दो एग्जांपल देख रहे हैं कि एक हमारे पास कॉमन रेडी क्यू है और उस जिसका हमारे पास है वो हमारा कोर टी नॉट है, वो कोर नॉट के पास जाएगा, T1 कोर 1 के पास जाएगा, T2 हमारे पास कोर 2 के पास जाएगा, इस तरह सो एंड सो फोर्थ जो है वो स्केड्यूलर बताता है कि अब हमारा कौन सा प्रोसेस है वो किसके पास जाएगा। जैसे अगर आप कभी गुजरात के अगर स्टूडेंट्स हैं तो इम्तियाज मॉल वगैरह गए होंगे, ठीक है, या किसी अब वैसे इस तरह बड़े मॉल पे जाएंगे, वहां जाते हैं, वहां पे अगर जाके आप ग्रोसरी करते हैं तो पता है डिफरेंट क्यूज बनी हुई होती हैं। तो हम क्या, उसमें क्या होती है स्केड्यूलिंग की, अगर हम उधर बात करें तो उधर ये होता है कि आप क्या देखते हैं कि जिस क्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास कम होता है, लाइन छोटी होती है, तो लोग उधर जो है ना उस साइड पे ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। इसी तरह क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही लंबी क्यू है और उसमें आगे डिफरेंट हमारे पास काउंटर ज्यादा है, ठीक है, क्यू एक है और आगे से उसने काउंटर्स पे जो है वो डिफरेंट काउंटर्स पे जाना है, तो फिर क्या होता है कि वो एक क्यू में से जो काउंटर नेक्स्ट आपको हाल ही मिलता है, आप उस काउंटर की तरफ जो है वो प्रोसेस भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल T1 जोन्स है वो कोर 0 के पास गया, T2 कोर 1 के पास गया, और कोर 0 जोन्स है वो अभी तक अपने T1 के ऊपर काम कर रही है। T2 ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो कोर 1 खाली हो गई, तो कोर 1 जोन्स है वो T3 को भी ले लेगी। समझ आ रही है जो भी मैंने बात किया है कि डिफरेंट कोर्स की जो प्रोसेसिंग की इनटेक या प्रोसेसिंग कंप्लीशन है, जाहिर है बर्स्ट टाइम सबका डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्केड्यूलिंग को जो है ना, स्केड्यूलर को ये देखना पड़ता है कि कौन सी कोर अभी काम कर रही है, कौन सी कोर अब फ्री है, किस कोर को अब जो है नया प्रोसेस चाहिए। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो सेम कॉमन जो है रेडी क्यू है, राइट साइड पे आपके पास क्या है, मल्टीपल रेडी क्यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पहले ही असाइन हो चुका है कि कौन से प्रोसेस ने कौन सी कोर के पास जाना है, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग में हमारे वहाँ यही होता है कि हम ये देखें कि अगर हमारे पास कॉमन रेडी क्यू है तो उसमें हमने स्केड्यूलिंग कैसे करनी है, कोर्स को हमने, जो हमारे प्रोसेसर है उसको हमने टास्क कैसे जो है एलोकेट करने हैं, और अगर हमारे पास जो है वो अपना प्राइवेट रेडी क्यू है तो उससे हमारे पास जो होते हैं वो प्रोसेसेस, या इधर थ्रेड्स का उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, थ्रेड आल्सो प्रोसेसेस, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोसेस है, तो वो जो है ना आपके कैसे आपके कोर को एलोकेट हो रहे हैं। अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर जो हैं वो क्या है जी, रिसेंट ट्रेंड टू प्लेस मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स ऑन सेम फिजिकल चिप। हाँ जी, अब यही बात है कि हमारे पास जो चिप, जब हम बात करते हैं तो चिप हमारे पास एक जो फिजिकल हमारी डिवाइस होती है उसके ऊपर क्या होता है, मल्टीपल हम कोर या मल्टीपल प्रोसेसर अटैच करते हैं। क्यों, एक इसका तरीका यह है कि अगर आपकी डिफरेंट चिप्स के ऊपर प्रोसेसर लगे हुए होते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बसेस में आपस में ज़ाहिर है कम्युनिकेशन करनी होती है। तो अगर आपके डिफरेंट कोर्स के ऊपर, सॉरी डिफरेंट चिप्स के ऊपर आपके प्रोसेसर होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो जाता है। सेम चिप के ऊपर अगर आपके दो प्रोसेसर, चार प्रोसेसर, आठ प्रोसेसर लगे हुए हैं एक चिप के ऊपर, तो उनका जो गैप है वो कम हो जाता है, उनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है। और आपको पता है जब हम ये प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस में हमारे पास कम्युनिकेशन जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितनी कम टाइम में हम जितनी ज्यादा कम्युनिकेशन कर सकें वो उतना ही ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव होता है।
फास्टर, यही बात जो आगे भी लिखी हुई है जी, फास्टर एंड कंज्यूम लेस पावर, ठीक है, सेम चिप के ऊपर होता है, ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं होती, बस इसको ज्यादा बैक एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन जो सी है वो ट्रैवल नहीं करनी पड़ती, कम डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो सी है वो फास्ट हो जाती है हमारी। मल्टीपल थ्रेड्स, इधर हम जब भी थ्रेड्स की बात करेंगे तो थ्रेड समझिए आप, हम प्रोसेसेस की बात ही कर रहे हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस पर कोर आल्सो ग्रोइंग। हर अब क्या होता है जी, मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं, एक कोर जो सी है वो बहुत ज्यादा, जिस तरह हमारी कोर्स आपको पता है ना, हम कहते हैं कि प्रोसेसर की पावर इंक्रीज हमारी होती जा रही है, ठीक है। अब एक कोर के ऊपर जो है आप मल्टीपल जो है वो थ्रेड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टी प्रोसेसिंग हम ऑलरेडी एक सिंगल कोर के ऊपर हम पढ़ चुके हैं पीछे। मल्टी थ्रेडेड कोर को छोड़ें, ये मैं आपको एक दफा एंड पे जो है ना दोबारा बता दूंगी कौन सी स्लाइड हमने नहीं करनी। चलो ये वाला छोड़ देते हैं। चलें, हमने बस इधर तक करना है, फिर ये देखने में आपको बता रही हूँ कल आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, ये जो स्लाइड्स हैं। रियल टाइम मैम सीपीयू कल तो स्पेशल, गिनना है। इधर तक।